डोकलाम हो या गालवान, चीन और भारत की सीमा पे हल्की सी हलचल इंटरनेशनल सुर्खी बनती है। इस बार सीमा पे हलचल नहीं है, लेकिन सीमा के पीछे जो खेमे जो मोर्चे लगते हैं वहाँ पे एक बड़ी हलचल है। और अगली बार अगर भारत और चीन के बीच में कोई एक्शन हुआ तो ये अभी का डेवलपमेंट उस समय एक्शन में दिखाई देगा। तो ये क्या है ये पूरी खबर। अगर आपको भारत चीन के संबंधों में और डिफेंस में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और आपको कई सारी चीज़ें एक साथ क्लियर होंगी। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। तो खबर पर चलते हैं। खबर से पहले हम थोड़ा सा सेना की फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। सेना जो है वो मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बटी हुई होती है। पहली जो है जिसको हम स्ट्राइक कहते हैं, स्ट्राइक की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि दुश्मन के ऊपर जाके हमला बोलना, दुश्मन के ऊपर हमला करना, चाहे सीमा पार करके हमला करना हो और या अगर आप दुश्मन आपके इलाके में घुस गया हो तो उसके ऊपर हमला बोलना, ये काम स्ट्राइक कोर का होता है। दूसरा होता है डिफेंसिव फोर्सेस, जब हम लोग अपने मोर्चे का डिफेंस कर रहे होते हैं, सामने की का दुश्मन जो है हमारे ऊपर हमलावर होता है, उस समय जब हमको डिफेंसेस अपने मजबूत करने होते हैं तो उस समय डिफेंसिव फॉर्मेशंस हमारी काम आती हैं। तीसरी फोर्सेस होते हैं रिजर्व फोर्सेस, जो इन दोनों डिफेंसिव और ऑफेंसिव फॉर्मेशंस को मदद पहुंचाती हैं, चाहे उनको आदमियों की ज़रूरत पड़े, चाहे रसद की ज़रूरत पड़े, चाहे गोला बारूद की ज़रूरत पड़े, तो उस तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये रिजर्व फोर्सेस बोली जाती हैं। तो भारतीय सेना का फॉर्मेशन लगभग इन तीन तरीके के फॉर्मेशन में बटा हुआ है। तो अभी हुआ क्या कि आज़ादी के बाद से हमारे पास में जो स्ट्राइक कोर थी, जिनको हम बोलते हैं कि जो कि हमलावर फोर्सेस थी, तो वैसी कोर जो हैं वो हमारे पास में 3 ही थी। एक मथुरा में थी, एक अम्बाला में थी और एक भोपाल में थी। और ये तीनों कोर जो हैं इनका मुख्य जो रोल है वो पाकिस्तानी सीमा से संबंधित था। पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हुए हैं और उसके अलावा एक ऑपरेशन विजय, तो 4 बार हम पाकिस्तान के आमने सामने खड़े हुए। तो वैसी स्थिति में हमारी जो फोर्सेस की जो स्ट्राइक कोर थी वो पाकिस्तान से संबंधित थी, पाकिस्तान को लेके बनाई गई थी। यहाँ पे चीन में जो ईस्टर्न बॉर्डर में, जो चीन में हमारा लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे हमारे पास में कोई भी ऑफेंसिव फोर्स नहीं थी। और वो माउंटेनियस टेरेन है, हिमालय का ऐसा इलाका है जो बहुत दुर्गम है, बहुत वहाँ पे चढ़ना, वहाँ पे रसद और सप्लाई पहुँचाना बहुत मुश्किल है। तो ये विचार जब आया कि 2012 के आसपास एक जो है माउंटेन स्ट्राइक कोर हमारी बनाई जाए, जो कि खास तौर पे चाइना का जो हमारा बॉर्डर है उसको एड्रेस करती हो। वहाँ पे अगर इस तरीके की स्थिति बनती है युद्ध की तो वहाँ पे वो जा सके, स्ट्राइक कर सके। तो ऐसे जन्म होता है 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर का। और 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर का हेडक्वार्टर बनता है पानागढ़, वेस्ट बंगाल में। और ये इसको ब्रह्मास्त्र कोर भी कहा जाता है, इसका निकनेम जो है ब्रह्मास्त्र कोर है। और ये 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर जो है, इसका काम है कि ये पूरी तरीके से हिमालयन जो टेरेन है वहाँ पे ऐसी युद्ध की स्थिति में चाइना के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। लेकिन क्योंकि सरकारी तंत्र है और चीज़ें बनने में समय लगता है, तो 2014 से 2017 तक इसका हेडक्वार्टर भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था 17 माउंटेन ब्रिगेड का। तो उसके बाद में पहले रांची रखा गया, रांची से फिर जो इसको पानागढ़ शिफ्ट किया गया, लेकिन वो बनते बनते ही बन ही रही थी। और उसमें मुख्य रूप से 2 डिवीज़न शामिल किए गए। पहला 23rd डिवीज़न जो है, जिसको एक फर्स्ट स्ट्राइक कोर मथुरा से उधार लाया गया, और दूसरा डिवीज़न था 59 डिवीज़न, जिसको इसी कोर के अंदर बनाया गया। तो इस तरीके से 2 डिवीज़न जो हैं इस माउंटेन स्ट्राइक कोर के नीचे बनाए गए, 23 और 59 डिवीज़न। तो ये दोनों डिवीज़न अभी बन रहे थे और ये फॉर्मेशन इसी बीच में 2017 में आपको याद होगा कि डोकलाम में भारत और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ। फिर उसके बाद में कोरोना के समय में 2020-21 में भी बहुत हालात जो हैं वो टेंस रहे, बहुत आपस में तनातनी काफ़ी देखने को हमको मिली। तो उस दौरान जो है ये तय किया गया कि अब इसको नए तरीके से नए फॉर्मेशन में खड़ा किया जाए। तो जब हमारे चाइना के साथ में ये 2 स्टैंड ऑफ हुए लगातार 4 साल के अंतर में, तो हमको समझ में आया कि चाइनीज़ फोर्स की जो है कैपेसिटी हमसे क्यों बेहतर है, उनका काम करने का तरीका जो है वो क्यों ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे तरीके से। तो 2010 के आसपास चाइना ने एक काम अपने आर्मी के साथ बहुत बढ़िया किया। उन्होंने ये किया कि कंबाइंड आर्म्ड यूनिट्स बनाई, कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड बनाई। मतलब एक तरीके से एक ऐसी ब्रिगेड जिसमें सारे आर्मी के जो हैं अंग प्रत्यंग जो हैं, जो भी उनके फॉर्मेशन, वो एक साथ एक सिनर्जी में काम करते हो, एक लय में काम करते हो। वैसी स्थिति जो है चाइना में, इसको CA भी बोला गया, कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड। तो ये चाइना की आर्मी की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा था। मतलब आप ये समझिए कि जब आप फौज का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं इतिहास में, तो होता क्या था कि पहले तोपखाना है,
तोपखाने के बाद में आर्मर्ड है, जो पहले पुराने ज़माने में जब तक टैंक नहीं बने थे तो उसकी जगह पे कैवलरी या घुड़सवार सेना होती थी, और फिर पैदल सवार हैं। तो ये किसी भी जो थल सेना है, जो कि जिसको हम मिलिट्री बोलते हैं सामान्य तौर पे, उसका एक फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले तोपखाना, तोपखाना के बाद में आर्मर्ड, आर्मर्ड के बाद में पैदल सैनिक। जब आर्मर्ड मतलब टैंक वैंक, तो ये तीन हम लोग मुख्य मानते थे। लेकिन जैसे जैसे वॉरफेयर चेंज होता गया, मतलब चीज़ें लगातार बदलती गई, तो अब इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इंटीग्रेशन में कम्युनिकेशन भी है, फिर एयर डिफेंस भी हमको चाहिए, फिर ड्रोन यूनिट्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही जगह पे एक यूनिट में इंटीग्रेट करके इसको बनाया जाए। तो ये चाइना ने 2010 के आसपास जो है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है वहाँ पे शुरू कर दिया था। वहाँ पे जो उनकी आर्मी की जो फॉर्मेशन थी, उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया था, और इसकी एफिशिएंसी हमको जब हमारे 2 लगातार स्टैंड ऑफ चाइना के साथ में उसमें हमको दिखाई दी। तो हमने ये समझा, चाइना से ये सीख ली कि चाइना के आर्मी की एफिशिएंसी, क्योंकि चाइना को जो बैकअप वहाँ पे मिला जब हमारे इस तरीके के स्टैंड ऑफ हुए, तो तुरंत पहुँच गया उनका बैकअप, और हमको ये फोर्सेस मोबिलाइज करने में समय लगा। तो ये वहाँ से हमने सीख ली कि जो चाइना ने अपने यहाँ पे 2010 में प्रयोग किया था, जिसको उन्होंने कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड बोला था, CAB या कैब बोला था, तो उसी के मिलता जुलता फॉर्मेशन हमको भी खड़ा करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति कल को आई तो इस जो चाइनीज़ फॉर्मेशन है उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाना जरूरी है। तो आखिरकार इसके ऊपर बातचीत चलती रही 2022 के आसपास से ही। 2024 में पहली बार ये हुआ कि 17 जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है उसमें, क्योंकि वो अभी बन ही रही थी, तो वहाँ पे टेस्टिंग शुरू की जाए और एक ऐसा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया जाए जिसका काम ही ऐसा हो जिसमें तमाम सारे जो यूनिट्स हैं वो एक साथ इंटीग्रेटेड हों और वो तेज़ी से काम कर पाए। क्योंकि आपको ये भी पता है कि चाइना के साथ में जो भारत की जो सीमा है वो माउंटेनियस टेरेन है, ऐसी टेरेन है जहाँ पे जाना भी दुर्गम है, मतलब बहुत समय लगता है, और वहाँ पे रसद पानी गोला बारूद पहुँचाना अपने आप में एक टास्क है। तो वो फॉर्मेशन वहाँ पे जब बिल्डअप करना होगा आर्मी का, तो वो अपने आप में बहुत मेहनत का काम है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो इससे बचने के लिए एक ऐसी एजाइल, एक ऐसी तेज़ी से काम करने वाली एक ऐसी फॉर्मेशन बनाई जाए जो कि तुरंत मोबिलाइज हो सके। तो इसी को देखते हुए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया गया, जिसको अभी इंडियन एक्सप्रेस ने खबर के मुताबिक जो है 4 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की जो है फॉर्मेशन, वो उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होगी क्या, इसमें सब इंटीग्रेटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिनर्जी में तमाम यूनिटों को एक साथ जोड़ा जाएगा। तो उसमें आर्मड भी होगी, उसमें मैकेनाइज्ड भी होगी, मतलब उसमें टैंक भी होंगे, उसमें बीआरवी वगैरह जो मैकेनाइज्ड जो व्हीकल्स होते हैं वो भी होंगे। उसके अलावा इन्फेंट्री तो के सोल्जर्स तो होंगे ही, मतलब पैदल सैनिक जो हैं वो तो होंगे ही, आर्टिलरी सपोर्ट भी होगा। और अभी के दौर में जैसे ड्रोन वॉरफेयर खूब हमने अभी पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि सारा का सारा जो है वॉरफेयर वो चेंज होता जा रहा है। तो और इसी तरीके से हमने रशिया यूक्रेन में भी देखा कि ड्रोन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं किसी भी युद्ध में। तो ड्रोन की एक यूनिट जो है वो भी उसमें इंटीग्रेट होगी, और इसके अलावा एयर डिफेंस की भी एक यूनिट उसमें इंटीग्रेट होगी। कम्युनिकेशन, टेक्निकल सर्विलांस, ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक जगह पे इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है वो बनाया जा रहा है, और इसमें 4 से 5 हज़ार आदमी काम करेंगे। अच्छा, आर्मी की जो ट्रेडिशनल फॉर्मेशन होती है, जिसको हम लोग जो अभी भी हमारे यहाँ पे आर्मी में फॉलो होती हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की फॉर्मेशन है। उसमें सबसे छोटी यूनिट को हम लोग सेक्शन कहते हैं, जिसमें 10 से 12 लोग होते हैं, फिर प्लाटून होती है, फिर कंपनी होती है, फिर यूनिट होते हैं, फिर 3 यूनिट मिल के एक ब्रिगेड बनती है, या 3 बटालियन मिल के एक ब्रिगेड बनाती है, जिसको हम सामान्य तौर पर पलटन कह देते हैं। वो एक ब्रिगेड बनाती है, फिर 3 ब्रिगेड मिलके एक डिवीज़न बनाती है, फिर कई डिवीजन्स मिलके एक कमांड कोर बनाती है, फिर कोर जो है 3, 4, 5 कोर मिलके एक कमांड बनती है। तो इस तरीके से आर्मी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब जो है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो हैं वो एक तरीके से ब्रिगेड और डिवीज़न को रिप्लेस करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी में, खासतौर पर ईस्टर्न बॉर्डर में तो कम से कम। और ये शुरुआत में एक तरीके से आप समझ लीजिए टेस्ट बेड है या पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से आप समझ सकते हैं, ताकि जो हमारी फॉर्मेशन, और ये आप लगातार इंडियन आर्मी में ये देखेंगे कि कई सारे प्रयोग एक साथ चल रहे हैं, जैसे भैरव ब्रिगेड है, उसके अलावा रुद्रा ब्रिगेड है, उसके अलावा शक्ति बाण करके हम लोग एक एयर डिफेंस की पूरी यूनिट खड़ी कर रहे हैं जो कि हर जगह पे अटैच होगी। तो ये कई तरीके, और ये सारी चीज़ें चल रही पैरेलली। एक इंडियन जो फोर्सेस हैं, इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों मिलकर एक इंटीग्रेटेड जो है थिएटर कमांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में इस तरीके के प्रयोग हो रहे हैं कि सेना के तीनों अंग जो हैं वो एक जगह एक साथ काम करें, एक तरीके से एक सिनर्जी में, एक लय में, एक ताल में काम करें, ताकि हमारा हमला या हमारा डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए पहले के बनिस्बत।
पहले क्या होती है कि सारी सर्विसेज जो हैं अपना अपना काम तो कर रही होती थी, लेकिन इनके बीच में जो है आपस में कम्युनिकेशन जो है उसका बहुत गैप हमको देखने को मिलता था। खासतौर पे कई जगहों पे भारतीय इतिहास में जो है थल सेना और एयरफोर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप के उदाहरण हमने देखे हैं और जिसके बहुत घातक नतीजे भी हमने देखे हैं इतिहास में। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसकी वजह से ये रीस्ट्रक्चरिंग भारतीय सेना में, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस में लगातार चल रही है, जिसमें एयरफोर्स, नेवी वगैरह सब शामिल हैं। तो ये हम लगातार देख रहे हैं कि ये रीस्ट्रक्चरिंग होती जा रही है। इसमें भारतीय थल सेना जो है, इंडियन मिलिट्री जो है, वो भी अपने फॉर्मेशन को धीरे धीरे बदल रही है, आधुनिक दौर का कर रही है, क्योंकि अब वॉरफेयर पहले जैसा नहीं रहा है। अब एयर डिफेंस की हमको ज़रूरत पड़ती है, हमको ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ती है, हमको टेक्निकल सर्विलांस की ज़रूरत पड़ती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं ये एक जगह पे हो पाएँ, एक तरीके से हो पाएँ और एक साथ सारी यूनिट्स एक साथ काम कर पाएँ, तो ऐसी ज़रूरत अभी के दौर की है। तो उसके चलते जो है ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है वो पहली बार हम भारतीय सेना जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हिसाब से है और ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि पूर्वी सीमा पे चाइना जैसा जो देश है, जो कि हमसे टेक्निकली काफ़ी सुपीरियर है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे काफ़ी बेहतर है। भारत और चीन की सीमा में का जो 4000 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और चीन के बीच में, वहाँ पे बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हमारी सीमा डिफाइंड नहीं है। हमारा क्लेम कुछ और है, उनका क्लेम कुछ और है और ये आने वाले भविष्य में ये हमको समझ के चलना पड़ेगा कि भारत और चीन के बीच में इस तरीके के स्टैंड ऑफ, इस तरीके की झड़पें जो हैं वो बहुत होने वाली हैं। मतलब इसको टाला नहीं जा सकता अनटिल अनलेस इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ना निकाल लिया जाए दोनों देशों की पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ बन सकती है। तो इसकी तैयारी जो है सेना कर रही है लगातार और अपने फॉर्मेशन को लगातार चेंज कर रही है। तो सेना और डिफेंस से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स पे हमारी नज़र लगातार बनी रहती है। अगर आपकी दिलचस्पी इस तरीके की खबरों में है तो आप न्यूज़ प्रिंट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान। न्यूज़ प्रिंट्स देखने का शुक्रिया।